हम पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे, तो आगे हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। कह रहा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बॉडी का, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर of all living organism is this ability to sense their surrounding or environment and response to these environmental stimuli। मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एबिलिटी टू सेंस दियर सराउंडिंग, जो अपने सराउंडिंग की और इन्वायरमेंट में होने वाले रिस्पॉन्स को या होने वाले चेंजेस को वो सेंस करता है, इसके बारे में बात हो रही है। और इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के खिलाफ रिस्पॉन्स करता है। वही है ना, जैसे इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हीट है, कभी कोई भी चीज़, कोई बर्तन हो, हीट हो, हमारे हाथ से टच होता है तो हम अचानक से अपने हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं ना। तो मतलब कोई भी चेंज होगा इन्वायरमेंट में, उसके प्रति हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करेगी। विच कुड बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। कह रहा है स्टिमुलाई जो है वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। हम अपने इन्वायरमेंट को अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू महसूस कर सकते हैं। प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर। प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स करता है एक्सटर्नल फैक्टर के लिए, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिज्म एंड पॉल्यूटेंट। प्लांट जो होता है वो रिस्पॉन्स शो करता है एक्सटर्नल फैक्टर का, जैसे लाइट का, वाटर का, टेम्परेचर का और अदर ऑर्गेनिज्म या पॉल्यूटेंट के लिए। प्लांट इन सब फैक्टर का भी रिस्पॉन्स शो करता है। ETC ऑल ऑर्गेनिज्म from the prokaryote to most complex eukaryote can sense and response to environmental causes cues। कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हों या फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हों, सभी अपने अपने इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स शो करते हैं। चाहे कोई यूकैरियोट हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सब अपने इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स शो करते हैं। फोटोपीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल। कह रहा है कि जो फोटोपीरियड है वो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन में जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। जैसे सीजनल ब्रीडर कहते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही बच्चे पैदा करते हैं, उनको सीजनल ब्रीडर कहते हैं। तो वही कह रहा फोटोपीरियड जो है वो सीजनल ब्रीडर, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सबको अफेक्ट करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटरिंग देयर बॉडी। सारे ऑर्गेनिज्म हैंडल करते हैं केमिकल अगर इंटर करता है उनकी बॉडी में। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर टू देयर सराउंडिंग। हर ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के प्रति अवेयर होता है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर टू हिमसेल्फ। ह्यूमन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद के लिए भी अवेयर होता है। जैसे सारा जो है ना, ये सब कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। कॉन्शियसनेस, चेतना जिसको हिंदी में बोलते हैं, कॉन्शियसनेस सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर, सब में पाया जाता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात होती है तो ये केवल ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, जो अपने प्रति जागरूक होते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस अगर पूछेगा तो हम लगाएंगे ह्यूमन बीइंग में ही पाया जाता है। अगर केवल वो जनरली ऐसे ही पूछ ले कि कॉन्शियसनेस प्रेजेंट इन, तो आपको बताना पड़ेगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलेगा तो आपको ह्यूमन के बारे में ही लगाना पड़ेगा कि हाँ ह्यूमन में ही पाया जाता है। तो लिखा गया है कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
कह रहा है यहाँ कॉन्शियसनेस जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि सभी में पाया जा रहा है ना, कोई एक्सेप्शन है नहीं। तो वही है कि कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आगे क्या बता रहा है, कह रहा है व्हेन इट कम टू ह्यूमन बीइंग, जब हम ह्यूमन बीइंग के बारे में जानते हैं तो इट इज़ ऑल मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। वी ऑब्जर्व पेशेंट लेइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग। कह रहा जब हम ऑब्जर्व करते हैं एक पेशेंट को हॉस्पिटल में जो कोमा में है, उसे वर्चुअली मशीन के द्वारा सपोर्ट दिया गया है, लेकिन उसके हार्ट और लंग सब रिप्लेस कर दिए गए हैं, लेकिन उसको मशीन के द्वारा सपोर्ट दिया गया है। दी पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, उस पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया है। दिस पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ऐसे पेशेंट में कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं बचता है। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। कह रहा ऐसा पेशेंट जो कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में कम बैक नहीं कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी की तरफ से कि अगर कोई पेशेंट है जो हॉस्पिटल में है और कोमा में है, उसको वर्चुअली मशीन के द्वारा सपोर्ट दिया गया, उसका हार्ट और लंग रिप्लेस कर दिया गया है, पेशेंट का ब्रेन डेड है और उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर से मतलब ये पेशेंट नॉर्मल लाइफ में कम बैक भी नहीं कर सकता है, तो वही पूछ रहा है ये लिविंग होगा कि नॉन लिविंग होगा। इन दियर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट all living phenomena are due to underlying interaction. Here in their classes you will come to know all living phenomena are due to underlying interaction. जितने भी लिविंग फिनोमेना है वो अंडरलाइंग इंट्रैक्शन से ही बनते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। कह रहा जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो सेल के अंदर नहीं पाई जाएगी। सही बात है, सेल से ही टिश्यू बनता है, वो बात सही है, लेकिन अब जो टिश्यू के अंदर की प्रॉपर्टी है वो एक सेल में थोड़ी ना पाई जाएगी। बट अराइजेज एज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। वही कह रहा है कि जो टिश्यू है वो सेल से ही मिलके बना होता है, लेकिन जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो सेल में नहीं पाई जाएगी। सिमिलरली इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनेल। कह रहा वही इसी तरह जो सेलुलर ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनेल में नहीं पाया जाएगा। बट अराइजेज एज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल। कह रहा है कि जैसे सेलुलर ऑर्गेनेल है वो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनेल में उसकी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी, लेकिन वो बना तो होता है सेलुलर ऑर्गेनेल से ही। कह रहा है दीज इंट्रैक्शन रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टी। ऐसे इंट्रैक्शन को हम इमरजेंट प्रॉपर्टी कहते हैं एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उसको फिर से समझते हैं। कह रहा है कि इसमें यही पूछता है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू है वो क्या सेल में पाया जाएगा, तो हम वही लिखेंगे नहीं पाया जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। फिर यहाँ ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल, लेकिन वो उसी के इंट्रैक्शन से बनता है। तो ऐसे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल। फिर ये कह रहा है इन सब इंट्रैक्शन को हम इमरजेंट प्रॉपर्टी कहते हैं एट हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। Therefore, we can say what living organism are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable। कह रहा है कि we can say, जिससे हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, इवॉल्व करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल टू रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसके प्रति रिस्पॉन्स भी शो करता है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है कि सेल्फ रेप्लिकेट, इवॉल्व, सेल्फ रेगुलेट, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल टू रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कह रहा है बायोलॉजी जो है एक स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है, कि मतलब अर्थ पे जो स्टोरी चल रही है लाइफ की, उसी को ही बायोलॉजी कहते हैं। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अर्थ के ऊपर जो लाइफ की जो स्टोरी चल रही है उसे ही बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ। बायोलॉजी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशन कैसे हुआ अर्थ के ऊपर, उसको भी कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, आर लिंक्ड टू वन अनदर, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बाई शेयरिंग ए कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट ए वेरिंग डिग्री। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, ये आगे भी चैप्टर्स में आपको मिलेंगे। कह रहा है जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, आर लिंक्ड टू वन अनदर, सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, बाई शेयरिंग ए कॉमन जेनेटिक मटेरियल इन वेरिंग डिग्री। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही वो कॉमन होता है सबके अंदर, बस उसकी डिग्री वेरिंग होती है, मतलब बस अमाउंट वेरी करता है, कितना किसके में पाया जाएगा, कितने परसेंट की सिमिलरिटी होती है, लेकिन कॉमन भी वही होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड विद, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, शेयरिंग ए कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्री। ठीक है, आई होप ये लाइन डायरेक्ट ही उठ के आ जाता है, एसेंशियल रीजन में भी आ सकता है और क्वेश्चन बना के भी यहाँ से आ जाता है। कि आगे पढ़ते हैं। जैसे ये आगे का जो ये सब पार्ट था जो मैंने अभी पढ़ाया है व्हाट इज़ लिविंग वाला, तो ये नई वाली जो NCERT आई है उसमें नहीं है, लेकिन ये नीट के सिलेबस में है वो सब पार्ट, इसीलिए तो मैंने पढ़ा दिया। यहाँ से नई NCERT में मिल जाएगा। इफ़ यू लुक अराउंड यू सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको लार्ज वेराइटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। वी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, योर पेट एंड अदर एनिमल एंड प्लांट। कह रहा जैसे जो हम पॉट में प्लांट लगाते हैं, इंसेक्ट, बर्ड और आपके जो पालतू जानवर हैं, अदर एनिमल और प्लांट, देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आइज़, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसे आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट वो हमारे अराउंड होते हैं। इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सी वुड इंक्रीज। कह रहा है जब आप अपने जैसे किसी ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं किसी एरिया में, पहले आप पर्टिकुलर इतने एरिया में ही ले रहे हैं, तो अगर यहाँ 10 ऑर्गेनिज्म आपको मिल रहे हैं, तो अगर आप अपना रेंज बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको ऑर्गेनिज्म भी और ज़्यादा मिलेंगे। तो वही कह रहा कि आप जब अपने रेंज को बढ़ाएंगे ऑब्जर्वेशन के, तो उसमें जो मिलने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो भी बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली इफ़ यू वेयर विजिट द डेंस फॉरेस्ट, कह रहा है कि अगर आप विजिट करते हैं एक घने जंगल में, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप बहुत ज़्यादा नंबर एंड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के देखेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज, आप जितने भी डिफरेंट तरह के प्लांट को, एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज को। ठीक है, आप घने जंगल में जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वगैरह को देखेंगे, तो ये कह रहा है आप जितने भी प्लांट को, एनिमल को या अदर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो वो डिफरेंट स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन टू डिस्क्राइब इन रेंज, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन, कह रहा है जितने नंबर ऑफ स्पीसीज जिसे जितना आज तक हमको पता लगा है और जिसकी खोज हो गई है, उसका नंबर है 1.7 to 1.8 मिलियन।
आज तक जितने भी ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब हुए हैं, जिनकी खोज हो गई है, उनका रेंज है 1.7 to 1.8 मिलियन। इतने ऑर्गेनिज्म की खोज अभी तक हो चुकी है। दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। यही रिप्रेजेंट करता है बायोडाइवर्सिटी को, और कह रहा है इतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है। वी शुड रिमेंबर हियर दैट देयर वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कॉन्टीन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाई। कह रहा है अगर हम कोई नई एरिया में भी हम एक्सप्लोर करते हैं या पुराने एरिया में भी हम अगर दोबारा एक्सप्लोर करते हैं तो हमको कोई ना कोई नए ऑर्गेनिज्म ज़रूर मिल जाएंगे। सही बात है यार, मतलब कितने ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है। कौन सा कोई नया कीड़ा मिल जाए, कोई भी चीज़ मिल जाए, तो हमेशा हम जितना हम खोजते जाएंगे हमको उतने नए ऑर्गेनिज्म मिलते ही जाएंगे। एज स्टेटेड earlier there are millions of plant and animal in this world। ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पढ़ दे रही हूँ ऐसे। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। चलो बता ही देते हैं, दिल नहीं मानता बिना एक्सप्लेन किए। कह रहा है एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियन प्लांट एंड एनिमल इन दी वर्ल्ड। जैसे हमने बताया आपको पहले कि मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैं इस वर्ल्ड में। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया देयर लोकल नेम्स। जैसे किसी भी प्लांट या एनिमल को हम अपने एरिया में किसी लोकल नेम से बुलाते हैं, ठीक है। दीज लोकल नेम वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये लोकल नेम प्लेस टू प्लेस, जगह टू जगह वेरी करता है। विद इन कंट्री, जैसे किसी एक ही कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया में ही जो मैंगो आम है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से ही जाना जाता है। तो वही कह रहा है कि जो लोकल नेम है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, इवन एक कंट्री के ही अंदर। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन ऑफ दैट वुड क्रिएट। कह रहा है कि इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, वो आम को कुछ और बोल रहा है, हम आम को आम बोल रहे हैं, लेकिन हम बात एक ही चीज़ के बारे में कर रहे हैं, बट हम जान नहीं पाएंगे कि एक ही चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ और बोल रहा है, हम कुछ और बोल रहे हैं लोकल लैंग्वेज में। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसी कन्फ्यूजन वगैरह को ख़त्म करने के लिए हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, जहाँ ये आगे पढ़ेंगे। एंड देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक स्टैंडर्ड नेम बनाना ज़रूरी होता है। सच ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है कि इससे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म केवल एक ही वही सेम नेम से ही पूरी दुनिया भर में जाने जाना चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। इसी प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जब पूरी दुनिया भर में किसी एक ही, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, कोई भी एक ही चीज़ का बस एक ही नेम होगा, तो इससे जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करेक्टली। कह रहा कि नॉमेनक्लेचर नेमिंग तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब किया गया हो। वी नो दी व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। कह रहा हम जानते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म का क्या नाम अटैच है, तो इसको ही आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब हम थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट have established procedure to assign the scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. In order to facilitate study, जिससे कुछ स्टडी किया गया, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव established procedure, अलग अलग प्रोसीजर दिए साइंटिफिक नेम के लिए ऑर्गेनिज्म के, जो नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो सभी दुनिया भर के जितने भी बायोलॉजिस्ट थे सब ने एक्सेप्ट किया। जैसे प्लांट के साइंटिफिक नेम के लिए
बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। प्लांट के अगर साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो हम इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इसके थ्रू हम उसका नाम देंगे। ICBN के थ्रू हम प्लांट का साइंटिफिक नेम देंगे, तो इसका ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसमें यही इम्पॉर्टेंट है। ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। यू मे आस्क हाउ एनिमल नेम्ड। कह रहा एनिमल की नेमिंग किससे करते हैं, तो उसके लिए ये जैसे प्लांट के लिए ICBN है, वैसे एनिमल की नेमिंग के लिए हम ICZN का यूज करते हैं। इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसके लिए है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसके लिए था इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर या इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। कह रहा है साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है, साइंटिफिक नेम इस चीज़ की गारंटी देता है कि एक ऑर्गेनिज्म के केवल एक ही नेम होंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अराइव at the same name. They also ensure that such a name has to be used any other known organism. They also ensure that such name not। कह रहा है ये भी इंश्योर करता है कि ये नेम, जो नेम हमने किसी ऑर्गेनिज्म के लिए दे दिया गया है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए उस नेम का यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब बस एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही नेम हो सकता है, वो नाम किसी अदर ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं हो सकता है। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। कह रहा है बायोलॉजिस्ट ने भी इसको फॉलो किया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है ये, साइंटिफिक नेम जो नोन ऑर्गेनिज्म के लिए है। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। कह रहा है जो भी साइंटिफिक नेम है, हर नेम में 2 कंपोनेंट होता है। ठीक है, या अब यहाँ से काफ़ी ठीक ठाक दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। एक ये भी पूछ सकता है कि साइंटिफिक नेम जो होता है उसके एक नाम में कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट जो होता है जेनेरिक नेम होता है, सेकंड जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जेनेरिक नेम को हम जीनस भी कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट को हम स्पीसीज भी कहते हैं। ठीक है, 2 कंपोनेंट होता है, एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है। दिस सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन नेम विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। कह रहा है ये सिस्टम जो प्रोवाइड करता है नेम विद 2 कंपोनेंट, जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं, उसको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब ये पूछेगा कि जो ये हम बात कर रहे हैं, एक नेम के 2 कंपोनेंट होते हैं, जेनेरिक स्पेसिफिक एपिथेट, इसको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब ये पूछेगा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय, तो उसका आंसर होगा कैरोलस लिनियस। ठीक है, बायोलॉजी जब इन्होंने ये, इसका एक बैक ऑफ द स्टोरी है, जब कैरोलस लिनियस ने ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था कि किसी भी चीज़ का जैसे हम नाम देंगे तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक स्पीसीज होगा और एक जीनस होगा, एक स्पीसीज होगा। ठीक है, तो इनका जो नाम था, इनका नाम था कार्ल वाल लिन था इनका नाम। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले अपने ही नेम के 2 कंपोनेंट कर दिए, मतलब अपने ही नेम के पहले इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से 2 कंपोनेंट में कर दिया, एक कैरोलस बना दिया, एक लिनियस बना दिया। इज बीइंग practiced by biologists all over the world. The naming system using 2 word format was convenient। कह रहा है ये जो नेमिंग सिस्टम है 2 वर्ड फॉर्मेट वाला, ये सुविधाजनक था। लेट अस टेक 2 एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड दिस वे। कह रहा है मैंगो का एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ है कि प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक नेम बेटर, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन मैंजीफेरा इंडिका। जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का वो लिखा जाता है मैंजीफेरा इंडिका के रूप में। जैसे देखो इसके भी 2 कंपोनेंट है ना, मैंजीफेरा हो गया इसका जीनस, ये
इंडिका हो गया इसकी स्पीसीज। अब इसके बारे में आगे बताया जाएगा। लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल इंडिका इज पर्टिकुलर स्पीसीज। कह रहा है इस नेम में जो मैंजीफेरा है ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिका जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और द स्पेसिफिक एपिथेट वही है कि जो जीनस है उसको हम यहाँ हमने आगे पढ़ा था ना, जीनस को हम जेनेरिक नेम भी बोल सकते हैं, स्पेसीज को स्पेसिफिक एपिथेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि यहाँ जो स्पेसीज है इसको स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हैं। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो नॉमेनक्लेचर के यूनिवर्सल रूल हैं ये 4 पॉइंट में यहाँ दिया गया है कि जैसे अगर कोई भी नाम हम लिखेंगे तो उसके क्या क्या ध्यान में रख के हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको। नंबर 1 क्या है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो जनरली लैटिन में होता है। लैटिन एक लैंग्वेज है जो डेड लैंग्वेज जिसे माना जाता है, जिसमें डेड लैंग्वेज ये होता है जो जिसमें फिर कोई चेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब उसमें कोई चेंज नहीं होगा तो वो उसमें कोई वही नहीं आएगा, कोई चेंज ही नहीं कर सकता, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऐसे किसी भी चीज़ का एक बार लैटिन में लिख दिए जो नाम, फिर वो लैटिन ही रहेगा, फिर उसको किसी तरीके से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज कहते हैं। तो वही है कि बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में लिखा जाता है। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में होता है, लेकिन जब अगर उसे लिखा जाएगा तो उसे इटैलिक में लिखा जाएगा। इटैलिक में जैसे अगर हम लोग कुछ प्रिंट वगैरह करते हैं तो थोड़े टेढ़े टेढ़े में करते हैं ना, तो उसी को इटैलिक बोलते हैं। बायोलॉजिकल नेम होता है जनरली लैटिन में है, लेकिन उसे प्रिंट किया जाता है या रिटन किया जाता है इटैलिक में। उससे वो रिप्रेजेंट करता है कि लैटिनाइज्ड कर दिया गया है। लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ये डिराइव करता है लैटिन या फिर उसके रिस्पेक्टिव ओरिजिन को। पहला इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि बायोलॉजिकल नेम लैटिन में होता है, इसे अगर लिखा जाएगा तो इटैलिक में लिखेंगे। सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंटेड द जीनस। जो पहला वर्ड है बायोलॉजिकल नेम में जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड है कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पॉइंट है, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन। जब दोनों वर्ड बायोलॉजिकल नेम को अगर हम हाथ से लिखेंगे तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे या प्रिंट करेंगे इटैलिक फॉर्म में, जो इंडिकेट करेगा लैटिन वर्जिन को। कह रहा है कि अगर हम हाथ से ही हम लिखते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका अगर हम हाथ से लिखते हैं तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जैसे मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग करेंगे, ऐसे नहीं। रुको बताते हैं कैसे। जैसे हमने यहाँ लिखा मैंजीफेरा इंडिका, हमने यहाँ लिख दिया मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अब इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, इसको अलग अंडरलाइन करेंगे, इसको अलग अंडरलाइन करेंगे। अगर हमने ऐसे अंडरलाइन कर दिया पूरा एक साथ तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम हाथ से लिखेंगे तो मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग। तो वही कह रहा कि जब हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उसके जो दोनों कंपोनेंट हैं उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे, जैसे प्रिंट वगैरह करवाएंगे या कंप्यूटर वगैरह से लिखेंगे, तो उसे इटैलिक में करेंगे, जिससे ये रिप्रेजेंट करेगा लैटिन वर्जिन को। अब चौथे पॉइंट में क्या कह रहा, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल। कह रहा जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, उसको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है सेकंड लेटर वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखो मैंजीफेरा इंडिका लिखा गया है ना, इसमें देखो मैंजीफेरा का एम जो है वो कैपिटल है, ये जीनस हो गया मैंजीफेरा ना, ये कैपिटल से लिखा गया है, लेकिन जो इंडिका है ये स्पीसीज है, इसको देखो स्मॉल से ही लिखा गया है। तो वही कह रहा है कि जो जीनस है उसको स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से, लेकिन जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसे स्मॉल से ही लिखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा।
अब आगे हम पढ़ेंगे नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। कह रहा है जो ऑथर का नेम है उसे स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखेंगे। एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम के एंड में एब्रीविएटेड फॉर्म में, संक्षिप्त में। जैसे ऑथर का नेम मतलब कि जो साइंटिस्ट किसी नेम को, जैसे मैंगो का नाम जो है बायोलॉजिकल वो मैंजीफेरा इंडिका लिनियस जी ने दिया था, तो वही कह रहा है कि जो साइंटिस्ट जिस नाम को दिया है उसको भी हम लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम के एंड में, लेकिन उसको एब्रीविएटेड फॉर्म में मतलब संक्षिप्त में हम लिखेंगे। यहाँ आगे उसको और बताया गया, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन लिखा गया है ना यहाँ, तो ये जो लिन है ये इंडिकेट कर रहा है लिनियस जी को। देखो यहाँ लिखा गया इट इंडिकेट दैट स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। ठीक, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मैंजीफेरा इंडिका है, इसे लिनियस जी ने डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ इसको पूरा लिनियस नहीं लिख सकते, इसको हम एब्रीविएटेड मतलब संक्षिप्त फॉर्म में लिखेंगे, लिन बस लिखा गया है। ठीक है, और ये तो मतलब नॉर्मली लिखा जाएगा, इसको इटैलिक फिटैलिक नहीं करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, it is nearly to devise some means to make this possible. This process is classification. कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबकी स्टडी करना इम्पॉसिबल है। नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स मेक पॉसिबल। कह रहा है इसको इस तरह से मतलब डिवाइड कर देना चाहिए ताकि पॉसिबल हो पढ़ पाना। दिस प्रोसेस कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। क्लासिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी चीज़ को एक कन्वीनियंट कैटेगरी, सुविधाजनक कैटेगरी में हम डिवाइड कर दें, बेस्ड ऑन दी सम ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कुछ ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे हम उसको कन्वीनियंट कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में रख दें, तो उससे पढ़ पाना मुश्किल नहीं होगा, जैसे आसान हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे हम सारे एक एक वायरस, एक एक बैक्टीरिया या एक एक एनिमल को पकड़ पकड़ के नहीं पढ़ सकते ना, कितने ज़्यादा हमने आगे पढ़ा था 1.7 to 1.8 मिलियन है। एक एक को पकड़ के हम पढ़ेंगे तब तो हमारी उम्र क्या 4-5 जन्म लेने पड़ जाएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन अगर हम किसी, जैसे आर्थ्रोपोडा है ना, तो उसमें जितने भी इंसेक्ट वगैरह आते हैं उसका एक कॉमन फीचर होता है ना कि जॉइंटेड अपेंडेजेस वगैरह उसमें पाए जाते हैं। अब जैसे मैमल है, मैमल के भी एक फीचर कॉमन होता है, एक्सटर्नल ईयर विद बॉडी हेयर। ठीक है, तो जैसे ये कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं कि जिससे रिलेटेड जितने भी हमको एनिमल दिखेंगे हम उसको उस कैटेगरी में पुट कर देंगे, तो वैसे हमको पढ़ना आसान रहेगा। हम पढ़ेंगे एक के बारे में, लेकिन हमको पता चल जाएगा कि इसमें जितने इस कैटेगरी में जितने एनिमल वगैरह रखे गए हैं सबके सेम ही फीचर होंगे, है ना। तो वही है, उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच प्लांट एंड एनिमल और डॉग, कैट, इंसेक्ट द मोमेंट वी यूज एनी दीज ऑफ term we associated the certain character with organism in this group. What image do you see when you think dog? कह रहा जब आप डॉग के बारे में सोचते हैं तो क्या देखते हैं? ऑब्वियसली आप डॉग को ही देखेंगे, ना कि कैट को देखेंगे। नाउ इफ़ वी वेयर टू थिंक अलेस्टेशन वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। कह रहा अगर आप अलेस्टेशंस के बारे में सोचेंगे तो आपको पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल, अगर हम मैमल के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में आएगा एनिमल विद एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। ऐसे एनिमल जिसके बाहर मतलब एक्सटर्नल कान हो और बॉडी पे हेयर हो, वो मैमल के अंदर आते हैं। लाइक वाइज इन प्लांट के बारे में अगर हम बात करते हैं, इफ़ वी ट्राई टू टॉक वीट, अगर हम वीट के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो पिक्चर आएगा वो पर्टिकुलर वीट का ही आएगा, ना कि राइस प्लांट का आएगा। हेंस ऑल दीज डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस प्लांट, एनिमल। कह रहा है जितने भी ये वीट, डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस प्लांट, एनिमल हैं, एक कन्वीनियंट कैटेगरी में इसको रखा गया है स्टडी के लिए। दिस साइंटिफिक टर्म ऑफ दीज कैटेगरी इसका टैक्सा,
कह रहा है हर कैटेगरी का एक साइंटिफिक टर्म दिया गया है जिसको टैक्सा कहते हैं। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। कह रहा टैक्सा इंडिकेट करता है कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। अगर क्वेश्चन बना के दे दिया जैसे जो ट्रू फॉल्स या फिर इनकरेक्ट करेक्ट वाला आता है तो उसमें अगर ये लाइन लिख दिया टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ डिफरेंट की जगह सेम कर दिया टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट सेम लेवल तो गलत हो जाएगा, तो इसका हमको ध्यान देना है, ठीक है। प्लांट आल्सो फॉर्म ए टैक्सा, प्लांट एक टैक्सा बनाता है, ठीक है। वीट इज आल्सो ए टैक्सा, वीट एक अलग टैक्सा है। मतलब यही है कि जैसे वीट अलग टैक्सा है, प्लांट अलग टैक्सा है, राइस अलग टैक्सा है, मतलब हर चीज़ एक अलग अलग टैक्सा है, ठीक है। सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग आल टैक्सा, जैसे एनिमल भी टैक्सा है, डॉग भी टैक्सा है, मैमल भी टैक्सा है। बट यू नो डॉग एंड मैमल आर मैमल। कह रहा कि लेकिन हम जानते हैं डॉग एक मैमल है और मैमल एक एनिमल है। देयरफॉर एनिमल, मैमल, डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। कह रहा डॉग एक मैमल है लेकिन मैमल एक एनिमल है, लेकिन एनिमल, मैमल, डॉग तीनों टैक्सा हैं, वो भी डिफरेंट लेवल पे। सही बात है। अब टैक्सा का मतलब यही होता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे जीनस, स्पीसीज, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, ये सब जो हम पढ़ते हैं ना, ये सब टैक्सा डिफरेंट लेवल हैं। हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें क्लासीफाई किया गया डिफरेंट टैक्सा में। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो बाहरी और अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। Process, developmental process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic study. The ecological information and organism are essential for the basic of modern taxonomic study. इसको पूछ लेगा कि मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी में क्या क्या आता है, तो इसको हमको बताना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ बना के लिखा था कि हम भूले ना। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में आता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर भी आता है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर आता है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस आता है और स्ट्रक्चर ऑफ सेल आता है। तो अगर ऐसा पूछ लिया कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है या क्या क्या इंक्लूड करता है, तो ये पाँचों हमको बताना पड़ेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। Hence characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic of taxonomy. ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेगा बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, तो CICN इसका कोड होता है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी चार होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। कह रहा टैक्सोनॉमी कोई नया चीज़ नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड टू नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। कह रहा ह्यूमन बीइंग में हमेशा से एक वो इंटरेस्ट पाया जाता है कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाने की कोशिश करते हैं। In early days, human being needed to find source of these basic need for food, clothing and shelter. कह रहा है कि अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग बेसिक नीड सोर्स की ज़रूरत थी, जैसे फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर, जिसे रोटी, कपड़ा, मकान बोलते हैं। Hence, the earliest classification were based on the use of various organism. कह रहा जो सबसे
अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन होता है वो ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बेसिस पे था। सही बात है, आगे आप पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, उसमें इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अर्ली क्लासिफिकेशन जो होता है वो यूजेस के ऊपर बेस्ड था। ह्यूमन बीइंग वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड टू नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज। Human being since long not only interested is knowing more about Human being were since long not only interested to knowing more about different kind of organism and their diversity but also relationship among them। कह रहा ह्यूमन बीइंग में बहुत इंटरेस्ट था कि वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में जाने, उसकी डाइवर्सिटी के बारे में जाने, लेकिन उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में भी जानने के लिए वो इंटरेस्टेड था। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक। ऐसे ब्रांच ऑफ स्टडी को सिस्टमैटिक कहते हैं। मतलब वही सिस्टमैटिक में रिलेशनशिप भी आ जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है वो सिस्टमैटिक के अंदर आता है। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। यहाँ देखो मैंने सिस्टमैटिक के अंदर क्या आता है मैंने उसको लिखा भी है, आई थिंक दिख रहा है, दिखाती हूँ। सिस्टमैटिक इंक्लूड यूलोशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो वही रिलेशनशिप के बारे में भी बात करता है सिस्टमैटिक। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कह रहा है ये जो वर्ड सिस्टमैटिक है ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। लैटिन वर्ड सिस्टमा से डेराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। लिनियस यूज सिस्टमा नेचुरी इन द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। लिनियस ने बुक लिखा था जिसमें एक बुक का वो था, नाम था सिस्टमा नेचुरी। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड। कह रहा जो स्कोप है सिस्टमैटिक का बाद में थोड़ा बड़ा हो गया, जो इंक्लूड करता है आइडेंटिफिकेशन को, नॉमेनक्लेचर को, क्लासिफिकेशन को। जैसे अगर टैक्सोनॉमी की बेसिस पूछेगा तो हमको CICN बताना है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। लेकिन अगर सिस्टमैटिक के बारे में पूछेगा, ठीक है, सिस्टमैटिक, तो सिस्टमैटिक में बस 3 चीज़ इंक्लूड होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उसमें कैरेक्टराइजेशन नहीं पाया जाता है, तो इसका ध्यान रखना। उसमें CICN होता है, इसमें ICN होता है, इसमें कैरेक्टराइजेशन एक एक्स्ट्रा इसमें नहीं होता है वो। सिस्टमैटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक टेक अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी। सिस्टमैटिक वही देखो कह रहा है, सिस्टमैटिक में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिज्म के बीच में उसको भी देखते हैं। तो इतना हमने पढ़ाया है। अब नेक्स्ट एक वीडियो और आएगा जिसमें कोशिश करेंगे कि पूरा कवर हो जाए ये पार्ट। ठीक है, समझ में आएगा तो आप बताना कमेंट करके, और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। थैंक यू।